नमस्कार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस 12th क्लास एज पर सिलेबस ऑफ जेके बोस 6th चैप्टर का मॉड्यूल दूसरा। तो 6th चैप्टर आपको नाम तो पता है, पहले मॉड्यूल में आपको इसका पूरा सिलेबस भी बताया गया है और कुछ टॉपिक्स कवर किए गए हैं। डाटाबेस एंड एसक्यूएल नाम है चैप्टर का और ये 10 मार्क्स कैरी करता है 12th क्लास के सिलेबस में। अब चलते हैं इस मॉड्यूल में, देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डोमेन, रिलेशन, एट्रीब्यूट, ट्यूपल, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, ये हम टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। और लास्ट में फॉरेन की, क्योंकि कभी कभार वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए हमने दो की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की और साथ में फॉरेन की को भी एक्सप्लेन किया है। तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। एट्रीब्यूट हम बोलते हैं किसी टेबल के कॉलम को। तो किसी टेबल के कॉलम में क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, क्या क्या वैल्यूज वो ले सकता है, क्या उसकी लिमिट है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो जैसे कि एक एग्जांपल हमने ली है, if we are developing a database of school having classes from 9 to 12, then the class attribute of that database can only take values 9th, 10th, 11th and 12th। अगर हम किसी एक स्कूल का डाटाबेस तैयार कर रहे हैं, उसमें एक रिलेशन बना है, टेबल बना रहे हैं और उसमें एक एट्रीब्यूट का नाम है क्लास। तो अब देखिए स्कूल में कितनी क्लासेस हैं? 9th से लेकर 12th तक। तो नेचुरली उस क्लास के अंदर यूजर क्या क्या वैल्यूज इंटर करवा सकता है? 9th, 10th, 11th या 12th। इसके सिवाय कोई कहेगा कि वो 8th क्लास करवाता है इंटर या 7th या 6th, दैट इज नॉट पॉसिबल। या वो 12th के बजाय ऊपर चला जाता है 13th, 14th, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इट इज कॉल्ड डोमेन। So we can say that domain of class attribute of that database is 9th to 12th only. Similar is the case of age. अगर हमने एक कॉलम को नाम दिया है एज और एज लिख रहे हैं हम किसी स्टूडेंट की, लेट करोगे 12th क्लास के स्टूडेंट की, तो एक सोची समझी सी बात है कि 12th क्लास का स्टूडेंट की क्या एज हो सकती है, वही एज इसमें आएगी। कोई कहेगा कि एज में हम 2 ईयर्स लिख दें, 3 ईयर्स लिख दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जो एज के बच्चे 12th क्लास पढ़ सकते हैं वही उसका डोमेन आएगा। रोल नंबर की भी बात ऐसे ही है। अगर स्कूल में बच्चे हैं हमारे पास 255, तो नेचुरली रोल नंबर जो होगा वो 1 to 255 भी होगा। अगर कोई कहेगा कि रोल नंबर नेगेटिव में ले लो या उसमें ले लो, या कोई रोल नंबर बहुत बड़ा पहुंच जाए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ये इट इज कॉल्ड डोमेन। तो उम्मीद है समझ आया होगा। डोमेन may be distinct for each attribute or some attributes of a relation can have same domain। जो डोमेन है वो हर एट्रीब्यूट का अलग भी हो सकता है या कोई एट्रीब्यूट्स ऐसी भी हो सकती हैं जिनका डोमेन सेम हो। आगे चलते हैं, आगे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं रिलेशन। तो रिलेशन पहले भी बताया हुआ है आपको कि रिलेशन हम एक टेबल को एज डाटाबेस के कंसेप्ट से, जो रिलेशनल डाटाबेस है उसमें हम रिलेशन एक टेबल को बोलते हैं। All data items and relationships among them are represented in a two-dimensional table called a relation। तो it is a two-dimensional table। ये देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, तो ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, सीरियल नंबर, रोल नंबर और मार्क्स। फिर ये नीचे 4 ट्यूपल्स हैं, 1 2 3 4, यानी कि कॉलम वाइज और रो वाइज। तो ये डोमेन मीन्स अभी रोल नंबर है, तो रोल नंबर नेचुरली आपको बताया कि जितने स्कूल में बच्चे होंगे, जितने क्लास में बच्चे होंगे, उतने ही रोल नंबर्स होंगे। तो रोल नंबर की वैल्यू और ज़्यादा या बहुत कम नहीं हो सकती।
द नेम ऑफ द अबव टेबल इज कमर्स टू मार्क्स, क्योंकि कोई भी टेबल, हम कोई भी रिलेशन बनाते हैं तो उसका एक नाम रहेगा। तो इस टेबल का नाम है कमर्स टू मार्क्स, क्योंकि ये हमें कमर्स स्टूडेंट्स के मार्क्स बता रहा है टेबल। तो ये तो काफ़ी बार आपको पहले बता चुका हूँ कि आइडेंटिफायर should always be such that it can clearly mention clears the task of that identity। यानी कि अगर हम एक टेबल बना रहे हैं तो टेबल का नाम उसके काम से रिलेटेड होना चाहिए। अगर कोई वेरिएबल लेते हैं तो वेरिएबल का नाम उसके काम से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे ये रोल नंबर है, तो जरूरी नहीं है कि ऊपर नाम रोल नंबर है हम तो नीचे रोल नंबर भरेंगे। रोल नंबर के ऊपर हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन जो नाम है एट्रीब्यूट का दैट शुड बी रिलेटेड टू इट्स ईयर। तो आर रिलेशंस हैव द फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स। एक रिलेशन जो होगा या टेबल जो होगा उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हो गया उसका नाम। तो ये आपको बताया कि नाम जरूरी है, लेकिन नाम हमेशा उसके काम से रिलेटेड होना चाहिए। ये एक अपनी सूझबूझ का काम है। इट इज टाइटल ऑफ द रिलेशन टेबल। रिलेशन ये या टेबल का जो टाइटल है। एंटिटी आइडेंटिफायर, जो आपको पहले बताया कि जो कोई भी एंटिटी को आइडेंटिफाई करने वाला जो है दैट शुड बी रिलेटेड टू इट्स ईयर। तो नेक्स्ट इज डिग्री। तो व्हाट इज डिग्री? इट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स एसोसिएटेड विद द रिलेशन। अब इस रिलेशन में कितने कॉलम्स हैं? 3। तो ये हो गई इसकी डिग्री। सिमिलरली कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होगी? कार्डिनलिटी क्या हो गई? नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3 4। तो इस रिलेशन की कार्डिनलिटी हो गई 4। तो 3 कंपोनेंट्स जरूरी हैं एक रिलेशन के। पहला हो गया उसका नाम, फिर होगी उसकी डिग्री। व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द रिलेशन। और नेक्स्ट इज कार्डिनलिटी। व्हाट इज कार्डिनलिटी? Cardinality is the number of rows or tuples। कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं और रोज को हम ट्यूपल्स बोलते हैं डाटाबेस। अब आ गया डिटेल में एट्रीब्यूट। द कॉलम्स इन ए रिलेशन आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ये आपको अभी बताया। दे होल्ड इंफॉर्मेशन। अब करते क्या है? होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय डाटाबेस। अब डाटाबेस किस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको ये होल्ड करते हैं। जैसे जो अभी हमारी एग्जांपल थी, इसमें हमने क्या देखा कि टेबल का नाम, रिलेशन का नाम, यानी कि हमारी एंटिटी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कमर्स टू मार्क्स, और उसमें जो एट्रीब्यूट्स थी सीरियल नंबर, रोल नंबर और मार्क्स, वो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। तो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। In our example, there are 3 attributes: serial number, roll number and marks। ये आपको पहले बता चुका हूँ। Next is tuple। The rows in a relation are called tuples। ये पता है आपको। A tuple contains value for each attribute of the relation। Tuple क्या करती है? रिलेशन के हर एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू कंटेन करती है। इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ए ट्यूपल रिप्रेजेंट्स ए रिकॉर्ड। अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में इसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं, बिकॉज व्हाट इज फाइल? फाइल इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो हम ट्यूपल को ही रिकॉर्ड बोलेंगे। इट इज द रो वाइज इंफॉर्मेशन। इन आवर एग्जांपल देयर आर 4 ट्यूपल। ये रो वाइज इंफॉर्मेशन होती है। Attribute is column wise information, whereas tuple is row wise information। और हमारी एग्जांपल जो हमने देखी उसमें कितने ट्यूपल्स थे? आपको पता है 4 ट्यूपल्स थे। आगे चलते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन इन ए रिलेशन रिप्रेजेंट्स एट्रीब्यूट्स, whereas रो वाइज इंफॉर्मेशन इन ए रिलेशन रिप्रेजेंट्स ट्यूपल्स। मैंने बहुत बार कुछ बच्चों को देखा है
कि वो बेचारे एट्रीब्यूट ट्यूपल के चक्कर को ही नहीं समझ पाते। तो सीधी सी बात है, कॉलम और रो याद रखनी है। कॉलम्स होंगे तो एट्रीब्यूट्स हैं, रोज होंगी तो ट्यूपल्स हैं। अब चलते हैं आगे कीज। पहली की है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन दैट कैन बी यूज्ड एज यूनिक आइडेंटिफायर। कीज का कंसेप्ट बहुत ही आसान है, लेकिन अगर इसको समझो नहीं, ध्यान से समझेंगे नहीं, तो यही कंसेप्ट हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको समझने की जरूरत है। कैंडिडेट की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन। एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन दैट कैन बी यूज्ड एज यूनिक आइडेंटिफायर। यूनिक आइडेंटिफायर यानी कि ये हर ट्यूपल को, हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब प्राइमरी की, इट इज एन एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन whose values are unique, that is no two tuples can have same values for any of the attributes of the relation। यहाँ पे रिलेशन के स्पेलिंग गलत हुए हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ए प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन। प्राइमरी की एक एट्रीब्यूट को बोलेंगे जो क्या करेगी, जिसकी वैल्यूज यूनिक होंगी, यानी कि कोई भी दो ट्यूपल्स ऐसी नहीं होंगी जिसकी सेम हों वैल्यूज for any of the attributes of the relation. The primary key can uniquely identify each tuple of the relation. ये uniquely identify कर सकती है हर tuple को। The primary key can be used to establish the relationship among different tables of a database. और क्या करती है ये? डिफरेंट टेबल्स जो डाटाबेस के हैं उनमें ये रिलेशन भी एस्टेब्लिश करवाती है। कई बार हमारा डाटाबेस बहुत सारे टेबल्स से बना हुआ होता है, बहुत सारे टेबल्स उसमें होते हैं, तो उनको बीच में रिलेट करना पड़ता है। वो प्राइमरी की भी कई बार काम कर जाती है। जैसे कि रोल नंबर एट्रीब्यूट होती है हमारे एग्जांपल में ये रोल नंबर एट्रीब्यूट है, दैट इज ऑलवेज प्राइमरी की, क्योंकि कोई भी दो बच्चे ऐसे नहीं होते हैं जिनके रोल नंबर, शाबाश, जिनके रोल नंबर सेम होते हैं। So there is only one primary key in a table, but there can be multiple candidate keys. एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, जबकि कैंडिडेट कीज बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि कैंडिडेट की है ही कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। उसके बाद चलते हैं, बात करते हैं अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की तो सिंपल सी बात है, एक कैंडिडेट की विच इज नॉट चूजन एज प्राइमरी की इज नोन एज अल्टरनेट की, क्योंकि कैंडिडेट की हमने पढ़ी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, लेकिन उन सभी एट्रीब्यूट में से अगर एक एट्रीब्यूट, व्हेन वन ऑफ द कैंडिडेट की इज चूजन टू बी प्राइमरी की, अगर उनमें से एक एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की चूज कर लेते हैं, तो जो बाकी वाली बच गई उनको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट की। अब लास्ट में आपको मैंने बताया है कि मैं एक्सप्लेन करूंगा अगला एक और टॉपिक, दैट इज फॉरेन की। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फॉरेन की, तो फॉरेन वर्ड से ही आप शायद समझ गए होंगे कि फॉरेन की क्या होती है। फॉरेन का मतलब क्या होता है? तो ठीक है, आपको पता है फॉरेन, फॉरेन कंट्री, फॉरेन स्टेट, इसी तरह से फॉरेन टेबल। देयर आर टू टेबल्स, एक टेबल के लिए दूसरा टेबल क्या हो गया? फॉरेन टेबल। तो इन ए रिलेशन द कॉलम whose data values correspond to the values of a key column in another relation is called a foreign key. इन एक रिलेशन में द कॉलम whose data values correspond to the values of a key column in another relation, जैसे ये दो टेबल हैं, एग्जाम्पल देखिए पहले, ये दो टेबल्स हैं, एक टेबल का नाम है प्रोडक्ट, दूसरे का है सप्लाई। तो प्रोडक्ट है 3 एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम एंड सप्लाई कोड। अब प्रोडक्ट कोड इस टेबल की, इस रिलेशन की प्राइमरी की है, जबकि इसमें और दो हैं हमारे पास एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट नेम और सप्लाई कोड। ये दूसरा टेबल है सप्लायर। सप्लायर की
एट्रीब्यूट्स हैं सप्लाई कोड, सप्लाई नेम और सप्लायर आइटम। तो ये सप्लाई कोड देखिए, ये इस टेबल की प्राइमरी की है, लेकिन ये ही एट्रीब्यूट प्रोडक्ट टेबल में भी एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए ये इसकी प्राइमरी की है और इसके लिए ये फॉरेन की है। दोबारा डेफिनेशन पढ़ता हूं। इन ए रिलेशन द कॉलम whose data values correspond to the values of a key column in another relation is called a foreign key। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इस मॉड्यूल में इतना रखते हैं, अगले मॉड्यूल में हम नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं। थैंक्स।